जय हिंद प्यारे साथियों। आज मैं आपको कराने वाला हूँ लेखक और उनकी रचनाएं। ये रचनाएं आपको रटनी नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगा आप रटो, मैं आपको सिर्फ कहानी सुनाऊंगा और वो कहानी आपको सुनते ही कि सारी की सारी रचनाएं आपको याद हो जाएंगी। आज हम करने वाले हैं सच्चिदानंद हीरानंद बात्सल्य आगे बहुत फेमस रचनाएं हैं इनकी, वही मैं आपको कराऊंगा। ठीक है ना भाई। आपके 10 पेपर बनेंगे और 10 पेपर में हर पेपर में कम से कम मान लो कि 2 रचनाएं तो पक्की है, 2 रचनाएं आनी ही आनी है, सिर्फ कहानी सुननी आपके याद हो जाएगी। ठीक है भाई, ट्रस्ट रखो। कहानी सुनते ही अगर आपके रचनाएं याद ना हो जाए तब कहना, चाहे आप आधी क्लास देख लो तभी आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये जो कहानी है ना, ये एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की है। जब भी कोई नया रिलेशनशिप होता है तो वो बड़े अच्छे से चलता है, लेकिन 1-2 महीने बाद या 2-3 महीने बाद 1 साल बाद लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। यहाँ तक नौबत आ जाती है कि या तो लड़का लड़की को ब्लॉक कर देता है या फिर लड़का लड़की को ब्लॉक कर देता है। तो ऐसी ही कहानी थी। ऐसा क्या हुआ कि एक बार लड़की को इस लड़के ने ब्लॉक कर दिया। जब लड़के ने लड़की को हर जगह से ब्लॉक कर दिया, लड़का दूर रहता था कहीं कमरे पर शहर में। ठीक है भाई। अब लड़का जब दूर रहता था, अब लड़की उसके पास कैसे आए, तो अगले ही दिन जब लड़की को लड़के ने हर जगह से ब्लॉक कर दिया तो वो लड़की इसके कमरे पे आ गई। लड़की लड़के के कमरे पे आ गई और कमरे पे आकर उसने बहुत गुस्सा किया, बहुत उस पर चिल्लाई कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझे ब्लॉक करने की, तुमने हर जगह से ब्लॉक कर दिया, क्या तुम्हें मुझसे बात नहीं कर रही है, ऐसी बहुत सारी बातें उसने कही। लेकिन लड़के ने अच्छे से उसे समझा बुझा के, उसे मना के कि अब ऐसा नहीं होगा, चल तू अब गलती मत करना, मैं भी गलती नहीं करूंगा, इस तरीके से तो भेज दिया। अभी रचनाओं पर नहीं आया हूं मैं, अभी रचनाओं पे आऊंगा, देखना। अब जब उसे भेज दिया, ये बात पता चली लड़के के दोस्तों को। जो लड़का था उस लड़के के दोस्तों को ये बात पता चली कि इसके साथ ऐसे ऐसा हुआ था कि लड़की इसके रूम पर आई थी गुस्से में, है ना। अब हम याद कर रहे हैं अज्ञे जी की रचनाएं। अज्ञे का मतलब होता है जिसे ना पता हो। तो अज्ञे मतलब लड़के के दोस्तों को ये बात नहीं पता थी, वो इस बात से अनजान थे, अज्ञे थे, उन्हें नहीं पता था। अब अज्ञे जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं वो देखना। जैसे आंगन के पार द्वार, कोठरी की बात, अपने अपने अजनबी, कितनी नावों में कितनी बार, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूं क्योंकि मैं उसे जानता हूं, एक बूंद सहसा उछली, हरी घास पर क्षण भर, अरे यावर याद रहेगा। ये इनकी रचना है। अब ये रचनाएं हम याद करना शुरू करते हैं कहानी के तौर पर। अब आपको पता चल गया कि लड़की उस लड़के के रूम पे आई थी, उसके दोस्तों को पता चल गया था लड़के के। अब उसके दोस्त उससे पूछ रहे हैं कि यार वो जो लड़की, मैंने सुना तुम्हारी गर्लफ्रेंड आई थी रूम पे, तुमने उसको कैसे मनाकर घर भेज दिया, वो इतनी गुस्से में आई थी बहुत, मैंने ये भी सुना था। तो लड़का कहता है कि यार बात ये थी कि रूम के बाहर वो हंगामा काटने की कोशिश कर रही थी, तो मैंने उससे कहा देख भाई बाहर मत करे, आंगन के पार चलते हैं। आंगन के पार मतलब कमरे में चलते हैं, आंगन में खड़ा होना अच्छी बात नहीं है। तो आंगन के पार चलते हैं, आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार, तो आंगन के अंदर चले गए। वो लड़का उस लड़की को कमरे में ले गया। कमरा मतलब कमरे में ले गया ताकि कोई और ना सुन ले, है ना, इस वजह से वो कमरे में ले गया। नहीं, कोठरी की बात वो कही, उसने कहा, लड़के ने कहा अपने दोस्तों से कि मैं उसको कमरे के अंदर ले गया, यानी कोठरी में ले गया, और कोठरी में मैंने बात की। तो पहले कहाँ लेके गया, आंगन के पार लेके गया, आंगन के पार द्वार, फिर वो कमरे में लेकर चला गया, यानी कोठरी में लेकर चला गया ताकि हमारी बातें कोई और ना सुन सके। तो कोठरी की बात, वो बोले यार ये कोठरी की बात है, मैं यहाँ नहीं बताऊंगा। बोले ठीक है भाई चलो, कोठरी की बात हो गई। अब क्या हुआ, लड़का जो उसके दोस्त थे, लड़के के जो दोस्त थे, वो बार बार उससे कह रहे थे कि यार बता 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 और क्या हुआ था। तो लड़का बोला यार तुम्हें नहीं बता रहा, तुम सब में फैला दोगे, मैं तुम्हें नहीं बता रहा, तुम सब में फैला दोगे इस बात को, क्योंकि मैं जानता हूं कि अपने भी अजनबी होते हैं कभी कभी। जब बुरा वक्त आता है तो अपने भी अजनबी होते हैं, यानी कि अपने अपने अजनबी, अपने अपने अजनबी। फिर उसने कहा कि यार नहीं, हम किसी को नहीं बताएंगे, हम किसी को नहीं बताएंगे, विश्वास कर। उसके दोस्त बोले लड़के कि हम किसी को नहीं बताएंगे, विश्वास रख। तो बोला अरे जने कितने देखे हमने, अरे जने कितने देखे हमने, यानी कितनी नावों में कितनी बार, कितने देखे हैं हमने कितनी बार, यानी कितनी नावों में कितनी बार। अब जबरदस्ती बात कह के आखिर लड़का बोला कि चलो ठीक है मैं तुम्हें बताता हूं कि क्या हुआ था। तो वो बोला कि यार वो लड़की इतनी गुस्से में आई थी, तुमने उसको कैसे ठंडा कर दिया, या मतलब कैसे उसको, तुमने उसका गुस्सा ठंडा कर दिया। तो लड़का बोला कि पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, उसके बाद बात करता हूँ। बोले अच्छा ऐसी बात भी है, बोले हाँ। तो उसने कहा अच्छा वो तुम्हारी बात कैसे मान गई, वो इतनी गुस्से में आई थी, तुम्हारी बात मान कैसे गई। तो वो लड़का बोला क्योंकि मैं उसे जानता हूं वो कैसी है, क्योंकि मैं उसे जानता हूं वो कैसी है, क्योंकि 4 साल हो गए मुझे उसके साथ रहते रहते, क्योंकि मैं जानता हूं उसे वो कैसी है, 4 साल से जानता हूं मैं उसे। अच्छा
फिर आगे बोला क्या अच्छा वो मान गई तुम्हारी बात? बोले हाँ मान गई, मगर एक बात यार, वो रो रही थी। वो रो रही थी। बोले कैसे? कि एक बूंद सहसा उछली, उसकी जो आंख के आंसू थे ना वो बूंदों में झलक रहे थे, मतलब उछल रहे थे, उछल, उसकी आंख से आंसू उछल रहे थे। एक बूंद सहसा उछली, सहसा उछली मतलब आंख से निकली, ठीक है ना भाई? बोले अच्छा, बोले कैसे? कि एक बूंद सहसा उछली। बोले कैसे उछली ये बता? बोले ऐसे उछली जैसे घास पर कुछ देर के लिए ओस जम जाती है, जैसे घास पर कुछ देर के लिए ओस जम जाती है, नहीं हरी घास पर क्षण भर, हरी घास पर क्षण भर के लिए जैसे ओस जम जाती है ना, वैसे उसके आंसू जम गए थे। तो हरी घास पर क्षण भर किसकी हो जाती है? बोले अज्ञे जी की हो जाती है। फिर बोले अच्छा। अब दोस्त उसके बोले कि यार याद रखना, किसी को बताना मत। बोले अरे ये यावर याद रहेगा, अरे यार याद रहेगा, टेंशन ना ले, किसी को ना बताएंगे, अरे ये यावर याद रहेगा। तो ये कहानी आपको सब समझ में आ गई होगी, ठीक है भाई? सच बताना मजा आया कि नहीं आया? पहले क्या था, लड़का और लड़के थे, दोनों में लड़ाई हो गई। अब वो लड़की क्या हुई, अंदर आ गई, मतलब उस लड़के के पास आ गई कि तुमने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया, मुझसे बात नहीं कर रहे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, इतना पुराना रिश्ता है, तुम कैसे मुझे ब्लॉक कर सकते हो, कैसे छोड़ सकते हो, है ना? तो लड़का क्या बोला कि यहाँ बात नहीं करेंगे, आंगन के पार चलो तब बात करेंगे। आंगन के पार द्वार किसकी है? अज्ञे जी की रचना हो जाती है। फिर बोला कहाँ ले गया वो? कमरे में लेके चला गया। कोठरी की बात है ये, देखो कोठरी की बात है, चार आदमी सुनेंगे अच्छा नहीं लगेगा, तो कोठरी की बात। फिर बोला, लड़के बोले उसके यार दोस्त कुछ और तो बता। बोले ना, अपने भी अजनबी हो जाते हैं कभी कभी कभी, तो अपने अपने अजनबी किसकी हो जाती है? बोले अज्ञे जी की हो जाती है। फिर बोला अरे मैं सबको जानता हूँ, कितने लोग देखे मैंने, तो कितनी नावों में कितनी बार, किसकी है? अज्ञे जी की हो जाती है। फिर बोला अच्छा यार तुम्हें बहुत अच्छी कला है ये। बोले कला नहीं है ये, जो है पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, सन्नाटा बुनने मतलब पहले मैं शांत करता हूँ माहौल, उसके बाद बात होती है। तो पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, किसकी है? अज्ञे जी की हो जाती है। फिर है क्योंकि मैं उसे 4 साल से जानता हूँ, क्योंकि मैं उसे 4 साल से जानता हूँ इसलिए मैंने उसको शांत कर दिया। अब लच्छिया फिर वो आंसुओं से रो रही थी, और उसके आंसू कैसे उछल रहे थे कि एक बूंद सहसा उछली, उसके आंसू आंख से उछल रहे थे। तो एक बूंद सहसा उछली, बोले ठीक है। फिर दूसरा कि ऐसे उधर रहे थे जैसे घास पर कोई ओस जम जाती है, हरी घास पर क्षण भर, हरी घास पर क्षण भर किसकी हो जाती है? अज्ञे जी की हो जाती है। अरे ये यावर याद रहेगा, अरे याद रहेगा, टेंशन ना ले, किसी को ना बताएंगे, ठीक है भाई? तो ये सारी रचनाएं किसकी है? अज्ञे जी की हो जाती है, ठीक है भाई? तो आंगन के पार द्वार, कोठरी की बात, अपने अपने अजनबी, कितनी नावों में कितनी बार, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ क्योंकि मैं उसे जानता हूँ 4 साल से, एक बूंद सहसा उछली, हरी घास पर क्षण भर, अरे ये यावर याद रहेगा, ठीक है भाई? ये सारी रचनाएं किसकी हैं? अज्ञे जी की। एक रचनाएं और है जो मैं यहां पर लिख दूं, त्रिशूल। त्रिशूल, ये त्रिशूल रचना भी किसकी है? अज्ञे जी की है। त्रिशूल कब हुआ? मंदिर में होता है जब उन्होंने शादी कर ली, तो त्रिशूल के पास खड़े थे वो दोनों। अगले पर आ जाते हैं। देखो ये याद हो चुकी होगी। अगली क्या है अपनी रचना? अगली रचना आ जाती है दोस्त यशपाल की। अगली रचना आ जाती है यशपाल जी की। अब इनकी क्या रचना है? अब इनकी रचना भी ना एक किसको लेके है? एक गर्लफ्रेंड। अब आप कहोगे यार आप इसके अलावा किसी चीज पर बात नहीं कर रहे। मैं इसलिए बात नहीं कर रहा किसी और को लेकर क्योंकि ये सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में है इस टाइम, और सबसे ज्यादा इंटरेस्ट भी लड़का हो या लड़की, और तैयारी करने वाले भी सब वही है 20-25 साल के आसपास के, तो उनका इंटरेस्ट इस पर ज्यादा होता है। जब ज्यादा होता है तो उन्हें याद भी ज्यादा रहेगा, इसलिए मैं इसको ले रहा हूँ। देखो यशपाल, यशपाल नाम का एक लड़का था। अब उस लड़के ने एक लड़की को पटाया, लेकिन इसकी आदत गंदी थी। बोले क्या आदत थी? कि साला शराब पीता था, ये ड्रिंक करता था, ये ड्रिंक करता था, ड्रिंक। ये क्या करता था? ड्रिंक करता था यशपाल। अब क्या हुआ, वो जो लड़की है इसके साथ जो लड़की है ना, इसकी एक बहन भी है, इसकी एक बहन भी है। अब आप अच्छे जानते हो अगर किसी लड़की को पटाना है तो सीधी सिंपल सी बात है, क्या तो उसके छोटे भाई को पटा लो पहले, या छोटी बहन को पटा लो, ऐसा कुछ होता है, मतलब आप देख लेना। तो यहाँ पर क्या था, इस यशपाल ने एक दिन अब इसकी गर्लफ्रेंड थी उससे बात की, मतलब दारू पी रखी थी और इससे बात कर रहा था। अब ये जो कहानी है ना, चाहे आप झूठ मानो या सच, वो अलग बात है। ऐसा हुआ कि शराब पीने के बाद या ड्रिंक करने के बाद हर आदमी ना झूठ और सच बोलता है। झूठ सच बोलता है मतलब कुछ बातें वो सच भी बोलता है, कुछ बातें वो झूठ भी बोलता है। तो दारू पीने के बाद यशपाल क्या कर रहा था? झूठ सच बोल रहा था। किससे बोल रहा था? अपनी गर्लफ्रेंड की बहन से, यानी अपनी साली बोल सकते हो, अपनी साली से बोल रहा था। तो झूठ सच बोल रहा था किससे? अपनी बहन से। अब इसने कहा कि यार मैं तुझे एक बात बताना चाह रहा हूँ,
यशपाल कह रहा था अपनी गर्लफ्रेंड की बहन से कि मैं तुझे एक बात बताना चाह रहा हूँ, किसी को बताएगी तो नहीं, अपनी बहन को भी मत बताना। बोले ठीक है ना बताऊंगी। बोले क्या है? देख बता तो दूं, लेकिन तेरी मेरी और उसकी बात है। तेरी मेरी उसकी मतलब यशपाल की और इसकी बहन की और इसकी गर्लफ्रेंड की। ठीक है भाई, ये कह रहा है तेरी मेरी उसकी बात है, किसी तीसरे बंदे को पता नहीं चलना चाहिए इस बारे में, सोच लेना अभी। बोले हाँ ठीक है नहीं बताऊंगी, बताओ क्या बात है। तो ये कहने लगा यशपाल, ये यशपाल अपनी बहन से, गर्लफ्रेंड की बहन से बोला कि चल तेरी मेरी बात है, तेरी मेरी और उसकी बात है, ठीक है बता। तो ये बोला, यशपाल बोला कि यार तेरी जो बहन है ना बहुत नकचड़ी है। तेरी बहन जो है, यानी ये इसकी गर्लफ्रेंड है, इसकी यशपाल की गर्लफ्रेंड, और यशपाल की जो गर्लफ्रेंड है इसकी बहन। ये बोला यार तेरी जो बहन है ना बहुत नकचड़ी है, बहुत ज्यादा, इतना गुस्सा करती है, इतनी एंजाइटी होती है मुझे कभी कभी उससे, बहुत ज्यादा होती है, इतनी बेवकूफ लड़की, उल्टा सीधा, मतलब बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बोलने लगा। किसको? अपनी गर्लफ्रेंड को। और किससे बोल रहा था? उसकी बहन से बोल रहा था। अब आप अच्छे जानते हो कि लड़की चाहे कितना भी उसको विश्वास दिला लो, वो बता ही देती है। और हर बार ये होता है कि देख मैं तुझे बता रही हूँ, किसी और को मत बता दियो। अब वो जिसको बताया वो तीसरी बंदी से भी यही कहती, देख मैं तुझे बता रही हूँ, किसी और को मत बता दियो। अब वो उससे कहेगी कि मैं तुझे बता रही हूँ, किसी और को मत बता दियो। ऐसे ही करते करते पूरे शहर में बात फैल जाती है, और ये पता होता है कि सिर्फ मुझे पता है और किसी को नहीं पता। तो यही बात किसने की थी? इसकी बहन ने करी थी। जबकि यशपाल ने कहा था इससे कि देख तेरी मेरी उसकी बात है, किसी को बताना मत। भले ही मैं झूठ सच बोल रहा हूँ वो अलग बात है, लेकिन तेरी मेरी उसकी बात है, किसी को बताना मत। अब इसने जितनी भी बुराइयां करी थी यशपाल ने इसकी बहन से, उसकी अपनी गर्लफ्रेंड की, अब इसकी बहन ने अपनी गर्लफ्रेंड को, इसकी गर्लफ्रेंड को सब कुछ बता दिया। यानी कि अपनी बहन को सब कुछ बता दिया कि यशपाल जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है वो तुम्हारे बारे में ऐसे ऐसे बोल रहा था। बोले अच्छा। अब हुआ कि गुस्से में उसकी गर्लफ्रेंड यशपाल के पास आ गई। उसकी जो गर्लफ्रेंड थी वो किसके पास आ गई? यशपाल के पास। यशपाल के पास आ गई। अब इससे बोली यशपाल से कि तुमने मेरी बहुत बुराई करी है मेरी बहन से। बोले अच्छा, कि मैंने तो नहीं करी। बोले बहुत बुराई करी है तुमने, मुझे ये भी कहा कि मैं नकचड़ी हूँ, मैं देखने में सुंदर नहीं हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, मैं मोटी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो, ऐसे उल्टा सीधा बोला है तुमने मेरी बहन से। तो यशपाल बोला यार मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। बोले अच्छा। अब होता क्या है, जब आदमी प्रेशराइज करता है ना, तो इसने अपनी बहन को बुला के बोली कि अब बता इसके सामने कहीं ना कहीं। तो इसकी बहन बोली हाँ तुमने कही ही। तो अब ये यशपाल बोला कि यार मैंने तुझसे इतना भरोसा करा, तुमने इसको बता दी? बोले हाँ बता दी। अब इसकी गर्लफ्रेंड हो गई गुस्सा बहुत। अब ये बोला, इसकी गर्लफ्रेंड बोली कि तुमने उस समय क्यों कहा था कि मैं सुंदर हूं, और अब कह रहे हो कि मैं सुंदर नहीं हूं, ऐसा कैसे हुआ? तो इसकी गर्लफ्रेंड बोली कि तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूं? तो इसका जवाब आता है यशपाल का, अरे यार चुनाव के बाद कभी प्रचार होता है क्या? नहीं होता, ऐसे ही समझ लेना। बोले अच्छा। अब हुआ ये, यशपाल बोला देख मैंने तेरी उस टाइम तारीफ करी थी बहुत। अब वो दुनिया और थी भाई, अरे वो दुनिया और थी। तो यशपाल की क्या क्या रचना हुई? वो झूठ सच बोल रहा था। तेरी मेरी उसकी बात है, जब उसने उसकी बहन से कहा था कि तेरी मेरी उसकी बात है, उसे नहीं बताना, फिर भी उसने बता दी। अब वो गुस्से में उसके पास आके जब पूछा तो उसकी गर्लफ्रेंड कह रही थी कि तुमने उस समय क्यों कहा भाई कि मैं सुंदर हूं, अब तुम मेरी बुराई कर रहे हो। तो यशपाल कहता है कि वो दुनिया और थी उस समय स्टार्टिंग में। बोला अच्छा। अब उसकी गर्लफ्रेंड को ये बात सुनकर ये गुस्सा, इसकी गर्लफ्रेंड को यशपाल पे बहुत गुस्सा आ गया। अब यशपाल को जब यशपाल पे गुस्सा आया तो इसकी गर्लफ्रेंड बोली तुम जो हो ना कुत्ते की पूंछ हो, तुम कुत्ते की दुम हो, तुम कभी ना सुधरोगे। क्योंकि ये लड़ाई तो बहुत बार हुई है, तुम कुत्ते की दुम हो, कुत्ते की पूंछ हो, कभी ना सुधरोगे। अब ये बात सुन रहे थे कौन? दादाजी खड़े हुए वहां, कोई बुजुर्ग थे। तो यशपाल बोला देख रहे हो दादाजी क्या बोल रही है मुझे? कुत्ते की पूंछ बोल रही है, कुत्ते की पूंछ बोल के गई है। बोले अच्छा, अब बताओ कहानी समझ में आई नहीं? तो यशपाल एक लड़का था जो ड्रिंक करता था। अरे मैं रिव्यू देता हूँ एक बार और। उसकी गर्लफ्रेंड की एक बहन भी थी, उसने दारू पी के अपने उसकी बहन के सामने झूठ सच बोला। तो झूठा सच्चा किसकी हो जाती है? बोले यशपाल की हो जाती है। फिर यशपाल ने उसकी बहन से कहा देख तेरी मेरी उसकी बात है, अपनी बहन को मत बताइयो। अब लड़कियों के पेट में तो कोई बात रुकती नहीं है, ये आप अच्छे जानते हो। एक को बताएंगे फिर तीसरे को, ऐसे सब में फैल जाएगी बात। अब सारी बुराइयां इस उस गर्लफ्रेंड को, सारी बुराइयां उसकी बहन ने बता दी कि यशपाल जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है उसने इतनी बुराई करी तुम्हारी। वो कह रहा है कि तुम सुंदर नहीं हो, तुम सुंदर नहीं हो। तो इसकी गर्लफ्रेंड इसके पास आके बोली कि तुमने क्यों कहा था कि मैं सुंदर हूं, तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूं? अच्छा। अब यशपाल पर जब प्रेशर पड़ा, जब सारी सच्चाई पता चल गई, तो यशपाल बोला वो दुनिया और थी, वो दुनिया
और थी जब मैंने तुम्हारी तारीफ करी थी, क्योंकि चुनाव के बाद कभी प्रचार नहीं होते, बोले अच्छा नहीं होते। अब गर्लफ्रेंड उसकी बोली गुस्से में यशपाल से कि तुम कभी नहीं सुधरोगे, तुम कुत्ते की पूंछ हो, यानी कुत्ते की दुम हो। अब गुस्से में ये बात कह के वो चली गई, और ये सारी की सारी कहानी एक दादाजी खड़े होकर सुन रहे थे। तो यशपाल बोला, दादाजी देख रहे हो कितने गुस्से में गई है, कितने गुस्से में गई है। तो दादा कामरेड, दादा कामरेड बहुत फेमस रचना है इनकी। तो दादा कामरेड किसकी रचना हो जाती है, बोले यशपाल की रचना हो जाती है। काम खत्म, पैसा हजम, लेना देना कुछ नहीं। अब बताओ कहानी याद हुई या ना हुई। अगर आप मन में भी सोचोगे ना कि यार तेरी मेरी उसकी बात हो, ये तो यशपाल की जो दारू पी के बात कर रहा था अपनी गर्लफ्रेंड की बहन से। तो ये इनकी रचनाएं हैं सारी। झूठा सच्चा, तेरी मेरी उसकी बात, तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ, वो दुनिया, कुत्ते की पूंछ, और दादा कामरेड। अब आपको ये रटने की जरूरत नहीं, दोबारा देख लेना इसी क्लास को एक बार और। आगे क्या है, आगे है मैथिली शरण गुप्त। बहुत बढ़िया है, ये भी मजा आएगा इसमें। इनकी एक रचना पूछी भी गई थी आपसे, कौन सी, पंचवटी। पंचवटी इसकी रचना एक आपसे पूछी भी गई थी। क्या है भैया रचना में, रचना ये है, देखो मैथिली शरण गुप्त है। अब मैथिली शरण गुप्त की जो रचनाएं हैं वो है जय द्रथ वध, यशोधरा, भारत भारती, साकेत और पंचवटी। और जो अभी पेपर कैंसिल हुआ था उसमें ये पंचवटी आई थी, ये पंचवटी रचना आई थी। ठीक है भाई, अब इसे कहानी के माध्यम से देखो कैसे सुनते हैं। बढ़िया रचना है। देखो ये है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त मतलब शरण, शरण का मतलब होता है कहीं पर छुपना, है ना। मैथिली शरण गुप्त यानी कि कहीं पर शरण लेना, किसी का सहारा लेना, ये इसका मतलब होता है। अब हुआ ये कि जो जयद्रथ वध है ना, ये जयद्रथ वध एक देखो मैं जितनी भी कहानी सुना रहा हूँ ना, सिर्फ हमें ये याद करने के लिए, अपने दिमाग में बिठाने के लिए, इसलिए मैं कहानी सुना रहा हूँ। मेरा कोई ऐसा औचित्य नहीं है कि मैं किसी को टॉर्चर करूँ या मैं कुछ भी ऐसा बोलूँ किसी के बारे में। ठीक है भाई, हमें अपने एग्जाम पास करना है, बढ़िया नंबर लेके आने, नौकरी लेनी है, अपने घर जाना है। ठीक है ना भाई, तो माइंड मत करना कोई भी। मैथिली शरण गुप्त का मतलब ये है कि जो शरण होती है ना, शरण आदमी एक सहारा होता है जो लेता है कहीं ना कहीं छुपने का, या कहीं भी एक्स वाई जेड। तो जयद्रथ वध जो है, वध का मतलब क्या होता है, किसी की हत्या करना। अब ये जो जयद्रथ वध है ये किसकी हत्या करना चाह रहा था, यशोधरा की। यशोधरा की हत्या करना चाह रहा था। अब यशोधरा जो है ना छुपती फिर रही थी हर जगह। यशोधरा क्या कर रही थी भैया, हर जगह छुपती फिर रही थी, यानी वो शरण ले रही थी। तो मैथिली शरण गुप्त जयद्रथ वध क्या कर रहे थे भैया, इस यशोधरा की हत्या करने पे तुले हुए थे। उस वजह से ये सब में छुपती फिर रही थी और पूरे भारत में छुप रही थी। यशोधरा क्या थी भैया, पूरे भारत में छुप रही थी। और जो भारत में है उसको क्या बोलते हैं, बोले भारती बोलते हैं उसको, या भारतीय बोलते हैं, या आप अच्छे जानते हो। अगर कोई अमेरिका का हो तो उसे अमेरिकन बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर भारतीय है तो हम सोचेंगे भारतीय है। जब वो जहां जहां तहां जाके छुप रही थी पूरे भारत में, तो उसे क्या बोला गया, भारती बोला गया। यानी भारत भारती किसकी रचना है, तो मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अब हुआ ये कि इस यशोधरा को एक लड़का मिला हीरो बनके, साकेत नाम था उसका साकेत नाम था। अब यशोधरा बोली मैं तुम्हें 5 बार दूंगी, मेरा मतलब है कि मतलब 5 रुपए दूंगी। उस समय सस्ते का जमाना था, तो मैं तुम्हें 5 रुपए दूंगी, मुझे बचा लो। मैं तुम्हें 5 रुपए दूंगी, मुझे बचा लो। ठीक है भैया, अब इस लड़के ने इसे बचा लिया। 5 रुपए दूंगी मतलब पंचवटी, 5 रुपए ही दूंगी, गलत मत सोचना कुछ। मैथिली दोबारा रिव्यू करता हूं, बहुत आसान है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रखना, ये पहले पूछी गई है। तो मैथिली शरण गुप्त शरण लेने के लिए जहां तहां छुप रही थी। कौन, यशोधरा। क्यों छुप रही थी, क्योंकि जयद्रथ वध उसका वध करने चाह रहा था, उसकी हत्या करना चाहता था। इसलिए यशोधरा जहां तहां छुप रही थी, शरण ले रही थी। और वो पूरे भारत में छुप रही थी कि उसे कहीं भी जगह मिल जाए छुपने की, इसलिए वो भारती बन गई थी। तो भारत भारती किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त की। जयद्रथ वध किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त की। यशोधरा किसकी रचना हो गई, बोले मैथिली शरण गुप्त की। भारत भारती किसकी हो गई, मैथिली शरण गुप्त की। अब जैसे ही वो जहां तहां छुप रही थी, तब उसे एक लड़का मिला जिसका नाम था साकेत। किसका नाम था भैया, साकेत उसका नाम था। साकेत किसकी रचना हो गई, मैथिली शरण गुप्त की हो गई। अब मैथिली शरण गुप्त की जब रचना हो गई तो साकेत से यशोधरा बोली मैं तुम्हें 5 बार दूंगी, वो 5 रुपए दूंगी, तुम जो है मुझे बचा लो। उस टाइम सस्ते का जमाना था, तब उसने जो है इसे बचा लिया। तो 5 रुपए दूंगी मतलब पंचवटी। बात समझ में आई तो बोलो हाँ, मजा आया।
तो अब आप रिव्यू करके देख लेना एक बार, कहानी अगर आपको याद ना है, सिर्फ ये एक बार क्लास देख के चला जाना, आपकी रचना याद हो जाएगी। तो मैत्री सड़कों जयद्रथ वध, उसका वध करना चाहता था, किसका? भले यशोधरा का। क्यों? वो सब इसलिए वो सब में छुपती फिर रही थी, भारत भारती हो गई, पूरे भारत में छुप रही थी। तब उसे एक लड़का मिला जिसका नाम साकेत था, उससे कहा मुझे बचा ले, मैं तुझे दूंगी 5 रुपए। ठीक है भैया, 5 रुपए मतलब पंचवटी। और ये वाली रचना भाई साहब पूछी गई थी अभी जो कैंसिल हुआ था पेपर। ठीक है भाई, तो ये उनकी रचनाएं हो गई। अगले पर आते हैं, अगले में क्या है देखना, देखो ये रचना देखो, ये कह रहा है सरदार पूर्ण सिंह की रचना है। किसकी है दोस्त? सरदार पूर्ण सिंह की। अब सरदार पूर्ण सिंह की रचना देखो क्या है, देखो सरदार पूर्ण सिंह। देखो यहां पर एक शब्द उठाओ, पूर्ण। पूर्ण उठाया। अब आप मुझे ये बताओ पूर्ण का क्या मतलब होता है? पूर्ण का मतलब होता है कंप्लीट। और कंप्लीट आदमी किसी भी चीज में हो सकता है, वो मैच्योर हो सकता है, पैसे में ठीक ठाक हो सकता है, कुछ भी। तो सरदार पूर्ण सिंह की जो रचनाएं हैं वो होती है आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम, कन्यादान, पवित्रता, अमेरिका का मस्त योगी। ठीक है भैया, ये सारी की सारी रचनाएं किसकी है? सरदार पूर्ण सिंह की है। अब थोड़ा ना आप पॉजिटिव वे में चले जाओ, अभी तो हम मस्ती मजाक कर रहे थे, थोड़ा पॉजिटिव वे में चले जाओ। पॉजिटिव वे का क्या मतलब है कि कोई भी आदमी पूर्ण कब होगा? कोई भी आदमी, आपने दिव्य कीर्ति सर को देखा होगा, उनका जो बोलने का अंदाज है ना, वो हर चीज में आदमी परफेक्ट है। मतलब हर आदमी तो परफेक्ट नहीं होता, लेकिन वो अधिकांश परफेक्ट है। 99% हर आदमी में कोई ना कोई कमी होती है, लेकिन 99% वो समाज के स्तर पर परफेक्ट है एकदम। बोलने का तरीका, बात करने का तरीका, शब्दों का यूज करना, ये सब। और ये किस में आती है सारी चीजें? ये सब चीजें उसके अंदर आती हैं जो आदमी आचरण की सभ्यता रखता हो। जो आदमी आचरण की सभ्यता रखता हो, जिसके अंदर सभ्यता हो, तो वही आदमी पूर्ण होता है जिसके अंदर आचरण की सभ्यता होती है। वो आदमी अपने आप में पूर्ण है। यानी सरदार पूर्ण सिंह की रचना हो जाती है आचरण की सभ्यता। और जिस इंसान में आचरण की सभ्यता है ना मेरे दोस्त, वो आदमी अपने आप में पूर्ण है, कंप्लीट है, परफेक्ट है। तो आचरण की सभ्यता किसकी हो गई? सरदार पूर्ण सिंह की हो गई। अब मुझे ये बताओ, जो आदमी सच्चे होते हैं, किसी के आगे नहीं झुकते, सच बोलते हैं, है ना, तो सच्ची वीरता उनके अंदर होती है। वीरता का मतलब अच्छाई भी होती है, बुराई भी। कुछ वीर ऐसे भी होते हैं जो बुरे होते हैं, बुरे काम करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं अच्छे भी करते हैं। तो वो आदमी अपने आप में परफेक्ट है, वो आदमी अपने आप में पूर्ण है जो सच्ची वीरता अपने पास रखता है। तो सच्ची वीरता किसकी हो जाती है? पूर्ण सिंह की। सच्ची वीरता जिसके अंदर है वो आदमी अपने आप में पूर्ण है। तो सरदार पूर्ण सिंह की रचना क्या हो जाती है? सच्ची वीरता। सच्ची वीरता जिसके अंदर, वो आदमी अपने आप में पूर्ण होते हैं। अब एक बात बताओ, जो आदमी सच्चा होता है ना, वो अपना खुद का काम करता है, खुद की मजदूरी करता है, और खुद से प्रेम करता है, वैसे ही दूसरों से करता है। तो मजदूरी कर लेगा एक सच्चा आदमी, लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा, किसी उसका स्वाभिमान जिंदा रहेगा, उसका जमीर नहीं मरेगा कभी जिंदगी में। समझ रहे बात को? उसका जमीर कभी नहीं मरेगा। तो मजदूरी कर लेगा और प्रेम भी करेगा वो दूसरों से। तो मजदूरी और प्रेम वही कर सकता है जो अपने आप में पूर्ण है, कंप्लीट है। तो सरदार पूर्ण सिंह की रचना हो जाती है मजदूरी और प्रेम। तो वही आदमी मजदूरी कर लेगा, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा, अपना जमीर नहीं बेचेगा। वो रचना किसकी? पूर्ण सिंह की। वो आदमी कौन है? अपने आप में पूर्ण है, परफेक्ट है। तो मजदूरी और प्रेम किसकी हो जाती है? पूर्ण सिंह की हो जाती है। अब एक चीज देखो, एक लड़की होती है, कन्यादान। कन्यादान का मतलब ये होता है कि देखो, जिस चीज को हम ज्यादा पसंद करते हैं, जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, और वो हम बिना किसी वजह के किसी को सौंप देते हैं, है ना, तो वो आदमी अपने आप में पूर्ण नहीं है क्या? वो आदमी अपने आप में पूर्ण है। और एक बाप जब अपनी बेटी का कन्यादान करता है, तो उससे ज्यादा कीमती चीज किसी को देना हो नहीं सकती। समझ रहे हो बात को? तो एक आदमी जब अपनी बेटी को किसी को, अनजान आदमी को दे देता है, तो उससे ज्यादा परफेक्ट आदमी, उससे ज्यादा पूर्ण आदमी पूरी दुनिया में नहीं है। समझ रहे हो बात को? तो कन्या का दान करने वाला भी कौन होता है भैया? एक परफेक्ट आदमी होता है, पूर्ण होता है। वो पूरी जान लगा देता है उसको सही तरीके से किसी दूसरे को देने में। समझ रहे हो बात को? तो कन्यादान वही आदमी कर सकता है, कन्यादान हो या कोई सा भी दान हो, वही आदमी कर सकता है जो अपने आप में सभ्य है, जिसके अंदर आचरण की सभ्यता है, अपना जमीर नहीं बेचेगा, मजदूरी प्रेम भी करेगा वो, है ना, मजदूरी प्रेम भी करेगा। वो आदमी अपने आप में परफेक्ट है। कन्या का दान भी वही आदमी कर सकते हैं जो अपने आप में परफेक्ट है। हालांकि करते सब है, लेकिन एक मन की बात भी होती है। दूसरा, जो आदमी पूर्ण है ना, वो हमेशा पवित्र रहता है। वो आदमी
हमेशा पवित्र रहता है, अपना जमीर कभी खराब नहीं करता। तो पवित्रता जिसके अंदर है वो इंसान पूर्ण है, यानी सरदार पूर्ण सिंह की रचना हो जाती है पवित्रता। अब जो आदमी अमेरिका का मस्त योगी है, जो अमेरिका में चला गया, डॉलर के डॉलर छाप रहा है, तो वो मस्त होगा नहीं होगा। और हमारे यहाँ जो इस टाइम परफेक्ट है, जो पूर्ण है, वो कौन है? योगी जी है। उत्तर प्रदेश में जो इस टाइम सीएम अपने आप में पूर्ण है, वो कौन है? योगी जी है। तो अमेरिका का मस्त योगी कौन है? ये मस्त है, यहाँ पर मस्ती नहीं है। मस्त योगी कौन है भैया? सरदार पूर्ण सिंह। तो बात समझ में आई? तो पूर्ण आदमी वही हो सकता है जिसके अंदर आचरण की सभ्यता है। पूर्ण आदमी वही हो सकता है जिसके अंदर सच्ची वीरता है। पूर्ण आदमी वही हो सकता है जो अपना जमीर ना बेचे, मजदूरी करेगा और दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार भी करेगा, यानी प्रेम करेगा। तो मजदूरी और प्रेम वही कर सकता है जिसके अंदर पूर्णता है, सच्ची वीरता है। समझ रहे हो बात को? सरदार पूर्ण सिंह की रचना हो जाती है। कन्या का दान भी वही आदमी कर सकता है, यानी अपनी जिगर का टुकड़ा किसी को वो दे रहा है, तो उससे ज्यादा पूर्ण आदमी, परफेक्ट आदमी कोई नहीं है। तो सरदार पूर्ण सिंह की रचना क्या हो जाती है? कन्यादान। और जिस आदमी में पवित्रता है वो आदमी भी क्या है मेरे दोस्त? अपने आप में पवित्रता है, वो भी आदमी क्या है? अपने आप में पूर्ण है। ठीक है भैया। और जो आदमी योगी है इस टाइम, जैसे उत्तर प्रदेश के योगी जी, योगी के सीएम है योगी आदित्यनाथ जी, तो वो क्या है? एक अमेरिका के मस्त योगी। हमारे लिए तो यही अमेरिका है, उत्तर प्रदेश। समझ रहे हो बात को? तो अमेरिका का मस्त योगी किसकी है? सरदार पूर्ण सिंह की। तो इतनी बातें आपको याद हो गई होंगी बढ़िया से। आगे चले? ठीक है भैया, आगे चलते हैं जब आप कह रहे हो तो। देखो, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं ताकि मैं आपको बढ़िया से बढ़िया चीजों को समझा सकूं, ताकि आप अपना एग्जाम बढ़िया से पास कर लो। और यहाँ पर ना कुछ रचनाएं आपको दिख नहीं रही होंगी, है ना? तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं, बाण भट्ट की आत्मकथा। बाण भट्ट की आत्मकथा। बाण भट्ट की आत्मकथा ये किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। और एक है आलोक पर्व। एक है आलोक पर्व। ठीक है भाई, आलोक पर्व ये क्या है? ये भी इन्हीं की रचना हो जाती है। देखना भाई क्या है इसमें। हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनकी रचना है अशोक के फूल, अनाम दास का पोथा, विचार और वितर्क, पुनर्वा, कल्पलता, और एक है बाण भट्ट की आत्मकथा, और सबसे लास्ट है आलोक पर्व। ये सारी रचनाएं किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अब इस हजार को पकड़ लो, हजार को पकड़ लो। आप देखोगे कि बगिया में या फिर कहीं पर भी जब फंक्शन होता है तो आदमी ऐसे हजारों फूल बिखेर देते हैं। हजारों फूल, जब कोई सेलिब्रिटी आता है या कोई मंत्री साहब आते हैं तो लोग हजारों फूल क्या करते हैं? यूं ही बिखेर देते हैं। हजारों फूल कैसे बिखेर देते हैं भैया? यूं ही बिखेर देते हैं। तो अशोक के फूल, वो फूल किसके होते हैं? अशोक के होते हैं, क्योंकि अशोक क्या है? सम्राट रहा है, बढ़िया, बहुत बड़ा राजा रहा। तो अशोक के फूल लोग क्या करते हैं? हजारों फूल यूं ही बखेर देते हैं, यानी अशोक के फूल किसकी रचना हो जाती है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना हो जाती है। अब देखो यहां पर क्या है? पोथा है, अनाम दास का पोथा। अब वो जो पोते होते, पोते पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी, और नीरे नीरे पोते होते हैं। मुसलमानों में, मोमडनों में तो कई कई हो जाते हैं, 7-8 तक पहुंच जाती है कहानी। तो पोते जो होते हैं वो कई कई घर में कई कई हो जाते हैं। यानी ये जो प्रथा है ना, कब से चल रही है? हजारों वर्षों से। ये प्रथा कब से चल रही है कि तू मेरा दादा मैं तेरा पोता, तू मेरा दादा मैं तेरा पोता। तो अनाम दास का पोथा किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। और ये कब से चल रहा है? हजारों वर्षों से चल रहा है। तो अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी, अनाम दास का पोता, पोता समझ जाओ, हजारों पोता है, हजारों, तो किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। अब मुझे बताओ, किसी भी व्यक्ति के, किसी भी आदमी के दिमाग में जो विचार आते हैं वो कैसे आते हैं? छोटे से आते हैं, बहुत आते हैं? आपको यार बहुत आते हैं, यानी हजारों आते हैं। यानी विचार और वितर्क आदमी के दिमाग में बहुत आते हैं। विचार और वितर्क आदमी के दिमाग में बहुत आते हैं। समझ रहे हो बात को? तो विचार और वितर्क किसकी रचना हो जाती है? बोले हजारी प्रसाद द्विवेदी की हो जाती है। अगला पुनर्वा। अब जो विचार होते हैं ना, वो पुनर्वा मतलब, पुनः का मतलब होता है बार बार। तो वो विचार क्या होते हैं भैया? बार बार आते हैं, बार बार आते हैं, बहुत कोशिश करते हैं हटाने की, नहीं हटते। तो पुनर्वा किसकी हो जाती है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। जो विचार है वो बार बार आ रहे हैं, पुनः 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 पुनः, अगेन 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 एंड अगेन। समझ रहे हो? अब जो विचार होते हैं ना, उनकी एक
कल्पना बन जाती है बहुत बड़ी, विचार करते रहते हैं, विचार करते रहते हैं, बहुत तगड़ी कल्पना बनेगी तो उसे बोलेंगे कल्पलता। लता मतलब एक लहर बन गई है, ये एक लहर बनेगी, ये याद करने की एक माला बन गई है बहुत लंबी चौड़ी। तो विचार पुनर्वा यानी विचार बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो पुनर्वा क्या हो गए, कल्पलता। पुनर्वा क्या बन गए, कल्पलता। और कल्पता किसकी रचना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, क्योंकि कल्पनाएं लाखों हजारों आ रही हैं भैया। कल्पनाएं कैसी हो रही हैं, हजारों और लाखों आ रही हैं। और कैसी आ रही हैं भैया, इतनी आ रही हैं कि वो तो आत्मकथा बन गई आदमी की। इतनी आ रही हैं, हजारों आ रही हैं कि वो तो आदमी की आत्मकथा बन गई, यानी बाण भट्ट की आत्मकथा। बाण भट्ट की आत्मकथा किसकी रचना है, बोले हजारी प्रसाद द्विवेदी की हो जाती है। बोले ठीक है। अब इतनी ज्यादा आ गई कि वो एक पर्व लगने लगा, जैसे कि कोई त्योहार मना रहे हैं, वो ऐसे आने लगी जैसे कोई त्योहार मना रहे हैं। इसका नाम मतलब हुआ कि आलोक पर्व किसकी रचना है, बोले हजारी प्रसाद द्विवेदी की। आप कहोगे भैया कभी नहीं भूलेंगे जिंदगी में, कहानी बढ़िया से याद हो गई। अब दोबारा सुन लेंगे इस कहानी को, फिर याद हो जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। तो अशोक के फूल, बहुत सारे फूल बखेरते हैं, यानी हजारों फूल बखेरते हैं, तो अशोक के फूल किसकी हो जाती है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की हो जाती है। पोते कितने थे, पोते बोले हजारों हैं, हजारों साल से चल रही है पोतागिरी। तू मेरा पोता मैं तेरा दादा, कब से, हजारों साल से। तो अनाम दास का पोता हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाता है। आदमी के दिमाग में विचार और वितर्क बहुत आते हैं, बहुत आते हैं भैया, विचार और वितर्क बहुत ज्यादा आते हैं, हजारों आते हैं, हजारों। और इतने आते हैं कि बार बार आते रहते हैं, बार बार आते रहते हैं। तो पुनर्वा किसकी हो जाती है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की हो जाती है। इतने आते हैं कि उनकी एक लता बन जाती है, यानी कल्पलता बन जाती है, कल्पनाओं की लता बन जाती है। तो कल्पलता किसकी रचना हो जाती है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की हो जाती है। अब भाई साहब इतने ज्यादा आ गए कि वो एक आत्मकथा बनने तैयार है। बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी की हो जाती है, और एक पर्व लगने लगा, एक मेला लगने लगा विचारों का, यानी आलोक पर्व किसकी रचना हो जाती है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना हो जाती है। तो मेरे दोस्त आज के लिए फिर इतने रखते हैं। 5 मैंने पिछली वीडियो में करा दिए थे और 5 इसमें करा दिए। 10 कवियों की, लेखकों की मैं रचनाएं करा चुका हूं, और इतनी इतनी रचनाएं कराएं कि एक भी बच के नहीं जाएगी। सब इंपोर्टेंट रचनाएं हैं और सब इंपोर्टेंट लेखक हैं, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाना। वीडियो में बड़ी मेहनत लगती है, समझ रहे बात को, इन्हें सबको लिखना, फिर तैयार करना, सोचना इसके लिए क्या बने, बहुत लगती है मेहनत, ठीक है भाई। कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लग रही है, मैं आपको और ट्रिक वाली वीडियो ऐसी दे सकता हूँ, ठीक है ना भाई, क्योंकि सेल्फ होती है सब चीजें, खुद दिमाग से निकलती हैं, इसका ऐसा इसका ऐसा। तो आप बताना, कमेंट करना, और कैसी आपको वीडियो लगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।